जादव जी, यहाँ के प्रभारी श्रीराम चौहान जी, राजेंद्र शेलार जी, कुमार शाह जी, नरेश देसाई जी और आप यहाँ पे जो प्रस्तुत हुए हैं मीडिया के मित्र। आज हमने जैसे बताया ऐसे सातारा में 3 जिला का मीटिंग लिया है और उसमें सातारा, सांगली और कोल्हापुर। कल पूना में हम दूसरे 3 जिले का मीटिंग लेने वाले हैं। इस तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र के सारे जिले की मीटिंग हो जाएगी कंप्लीट। बेसिकली अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो एमपीसीसी ने ऑब्जर्वर्स बनाए हैं विधानसभा वाइज। तो उन ऑब्जर्वर्स की मीटिंग ली है, उन लोगों को कैसे काम करना है इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दरमियान, वो गाइडलाइन एआईसीसी ने तय किया है। तो वो उसकी चर्चा करने के लिए मीटिंग दी गई थी। इसके अलावा एआईसीसी ने इस बार ऑल इंडिया लेवल से और स्टेट लेवल पे वॉर रूम का भी स्थापना किया है। तो मुंबई में एमआरसीसी मुंबई का अलग है और पीसीसी का अलग है। तो वो वॉर रूम किस तरह से काम करेगा, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे जुड़ेगा, उसका वॉर रूम की जगह कनेक्ट रूम का नाम दिया है। और किस तरह से हम लोग बूथ में जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ कैसे पहुँचेंगे वॉर रूम के माध्यम से, ये सब बातों का भी चर्चा हुआ। जहाँ जहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कमी है, बाकी है, उसको हम लोग 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और इलेक्शन का जो अभी माहौल शुरू हो गया है तो प्रचार के लिए लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए ये जो हमारा संगठन है वो मैदान में उतरेगा और बहुत अच्छे से हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में रिजल्ट आएगा। हम महा विकास आघाड़ी की जो सरकार चली थी इसमें अभी फिर से हम तीनों पार्टी साथ में लड़ने वाले हैं। और तीनों पार्टी अभी आपने जैसे देखा होगा, पवार साहब ने पूना में मीटिंग लिया था और बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई। इसी तरह से सारी पार्टी, कोल्हापुर में भी इसी तरह से संवाद शुरू हो गया है, सांगली में शुरू हो गया है। तो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी मिलके ग्राउंड लेवल पे सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के काम करेंगे और हमारे जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको विजयी बनाएंगे। देखिए, सिर्फ कोल्हापुर और सांगली की बात नहीं है, हर जगह पे अलग अलग महाराष्ट्र हो या मुंबई, कार्यकर्ताओं का और वहाँ स्थानिक नेताओं का हमेशा जोर रहता है कि ये सीट हमारी अच्छी ज़्यादा है, उसको देना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाविकास आघाड़ी के जो लीडर्स है वो लोग जो बैठ के तय करेंगे जिसके हिस्से में जो सीट आएगी, हमारा उसी पर फोकस रहेगा। यहाँ हमारी जो मीटिंग है वहाँ ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऑब्जर्वर सब आए थे और इनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कैंडिडेट आए उसके लिए हमें काम करने के लिए कैसे सुसज्ज होना है, उसके बारे में मीटिंग थी। थोड़े समय में वहाँ पे दिल्ली में और महाराष्ट्र लेवल पे दिल्ली में फाइनल होके जो भी सीट आएगी, हमारे लिए कोल्हापुर की भी सीट अच्छी है, सांगली की भी सीट अच्छी है, सातारा में भी बहुत अच्छा वातावरण है। तो इस बार जो है कांग्रेस के लिए बहुत सानुकूल, पूना में भी बहुत सानुकूल वातावरण है, सोलापुर है, वहाँ पे हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का समर्थकों में ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। पश्चिम महाराष्ट्र हम लोगों को अभी कह नहीं सकते जब तक फाइनल नहीं होता है, लेकिन पूना में हमारा दावा है, सोलापुर हम लड़ते हैं, इसके बाद सांगली हमारा ही कैंडिडेट लास्ट टाइम हमारे चिन्ह पे नहीं लड़ सका था तो सांगली है। कोल्हापुर में भी अभी चर्चा हुई थी कि 2 सीट है, उसमें से हमारा इतने सारे एमएलएस है, एमएलसी है, सारे प्रतिनिधि है, तो वहाँ पे भी सीट मिलनी चाहिए। ऐसे हर एक जिला में एक एक सीट के लिए तो सब जगह से हमारी है मांग। अशोक जी चौहान के बाद में नांदेड़ से बहुत सारे जो वाकई नगर सेवक हैं, तकरीबन 85 से ज़्यादा नगर सेवक बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अभी भी कुछ खबरें आई है कि कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारी भी ये इस्तीफा देने के मूड में हैं। देखिए, ये सारी जो बातें हैं वो बीजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा चलाई गई। जब अशोक चौहान जी ने रिजाइन किया था तब उस समय भी आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लीडर्स के नाम आते थे, ये जाएगा वो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं था। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, तो ये एक तरह से उनका प्रचार का काम है, हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और जो बीजेपी में गया है कांग्रेस से, वहाँ उसका क्या हाल होता है वो सबको मालूम है। वहाँ थोड़े समय के लिए उनको अवसर मिलता है, बाकी उनके यही है, इतनी मारामारी है। उन लोगों की भी स्थिति क्या है, भाजपा है, साथ में शिवसेना है, साथ में अजित पवार का एनसीपी है, तो वहाँ पे भी कौन सी बहुत अच्छी परिस्थिति है कि जो नए लोग जाएंगे उनको अपनी जगह मिलेगी। वो तो कोई कंपल्शन से जाता है, बाकी सबको मालूम है कि वहाँ पे परिस्थिति क्या है। लेकिन जो आउटगोइंग चालू है इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जिस तरह से आउटगोइंग चालू है, जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस के और इतर जो छोटे छोटे पार्टी जिनकी विधायक खोल रही है, इस पर अभी कांग्रेस पार्टी ये कोई एक महाराष्ट्र की बात नहीं है,
मैं गुजरात से आती हूँ। गुजरात में हमारा जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ और हम बहुत अच्छी सी जीत के आए, तब से उन्होंने जो इलेक्टेड मेंबर्स को ले जाने का जो सिलसिला है, वो आज किसी भी राज्य में ये उनका आखिरी एक तरह से प्रयास है। उनको लगता है कि अब हमारा ये करेंगे या मरेंगे जैसा है, और इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने विचलित है। उनके पास और कोई बात ही नहीं है। किस तरह से पार्टी को तोड़ो, किस तरह से इलेक्टेड लोग जो इलेक्टेड जिस सीट से लड़े, जिस पार्टी से लड़े हैं उनको फोड़ो। इसके अलावा आज पूरे देश में इनके पास कुछ काम रहा ही नहीं है। तो ये तो इनका एक लास्ट जो कह सकते हैं कि इनका हथियार है वो आजमा रहे हैं। दे आर वेरी डेस्परेट। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को कुछ मतलब ऐसा क्या रणनीति होनी चाहिए कि भाई आगे जाके बाकी के एमएलए हो सांसद हो कहीं ना जाए। इसमें आप अगर ऐसा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कोई प्लान की वजह से या प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोग जाते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो जाने वाले हैं उनको किसी न किसी तरह से दबाव में लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई अपनी मर्जी से कोई जाता नहीं है। तो उसमें अभी जो दबाव थी और इस तरह से प्रेशर की राजनीति है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये तो लोकशाही का खुल्लम खुल्ला हनन है, और उसको तो अभी इनको इस तरह से ही काम करना है, इसी तरह से इलेक्शन लड़ना है और इसी तरह से देश को चलाना है। तो इसमें क्या करेंगे? उसका तो जवाब लोगों को देना पड़ेगा, वोट करके बराबर से उनको आउट करके। आने वाले इलेक्शन में जो अभी लोकसभा की लग आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? आने वाले इलेक्शन में देखो, ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है, इसीलिए जो मुद्दे हैं खासकर जो बेरोजगारी है, युवाओं को जो नई नौकरियां मिल रही है, महंगाई है, ये सारे जो मुद्दे, और विकास की बात करके इतना सारा जो कर्ज पड़ा है और लोगों के ऊपर महंगाई रोज न रोज किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में आगे आती है। और इसका लोगों को, और खास करके जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि लोकशाही का बिल्कुल हनन करने की बात है, तो ये सारे मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमें आशा है कि उसका लोग समय पर बराबर जवाब देंगे। सातारा लोकसभा मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव बऱ्याच वेळा चर्चेला आलेलं आहे। मग आपण महाविकास आघाडीमधून सातारा लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेससाठी मागणार का, किंवा आजच्या बैठकीत तशी काही चर्चा झालेली आहे का, कार्यकर्त्यांनी मागणी केलेली आहे का? कार्यकर्ताओं ने, हमारे जब रमेश थलैया जी का कोटा में मीटिंग हुआ था, उस समय सतारा के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि सतारा की सीट जो मिलनी चाहिए और बाबा को लड़ना चाहिए। उस समय जो, आज हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन पूना में जो हमारा एक जोनल मीटिंग हुआ था उसमें सतारा के कार्यकर्ताओं ने उसकी मांगणी की थी। देणार आहे का, जसं आपण ठोसपणे मागणी करणार आहात का सातारासाठी? वो अभी देखिए, वहाँ पे जो चर्चा होती है वहाँ पे रोज रोज नए नए इक्वेशन, तो हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। वो जो ऊपर के लेवल पे बात होती है हमको मालूम नहीं होता है डे टू डे के वहाँ पे कौन सा। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में इतना अच्छा वातावरण है कि हर एक जिला में से एक एक सीट का मांग सब कर ही रहे, इवन पुणे जिला से भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ का मराठा जो कम्युनिटी है वो सीएम ने उसका सेलिब्रेशन किया है। हमने तो पहले से कहा ही है कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम सेंसस करेंगे और उसके हिसाब से जिसका जिसकी जितनी आबादी उसका हक, हमारा तो क्लैरिटी है। तो हम इसके बारे में हमेशा यही कह रहे हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें चल रही है और लोगों को किसी न किसी तरह से वोट बनाने का जो धंधा है वो तो बीजेपी का है ही। 6 साल हुआ है मुंबई में शिव स्मारक बनने वाला था, उसका भूमि पूजन खुद प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, फिर भी एक भी ईंट नहीं लगाई। इसके बारे में कांग्रेस की क्या है? कोई रास्ते पे नहीं आया अभी तक कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाला इसके लिए रास्ते पे नहीं आया तो कांग्रेस की प्रायोरिटी नहीं रही होगी। कांग्रेस दूसरे काफी सारे जो लोगों के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर लड़ती है। ये शिव स्मारक का शिवसेना की तरफ से अगर कोई आंदोलन होता है तो ऑफकोर्स कांग्रेस, हम मित्र है हमारा जो पार्टी, उसके साथ हम जुड़ के काम करते हैं। लेकिन मतलब महाराष्ट्र में अभी ऐसा है कि अपोजिशन जो बैठे लोग हैं विचारताना वेगवेगळे प्रश्न विचारतात, काय त्यांना संदर्भ माहित नसलेले प्रश्न आले तर काय सगळं माहिती आहे पण विचारताना हाथकड़ंगली जनरली हमारे जो मित्र हैं वो लड़ने की बात है। जो राजू शेट्टी गाड़ी में साथ में आके लड़ेंगे वो बात है।
माडा का तो अभी हम लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे ना, माडा का तो हम सोलापुर की बात है. ओके. म्हणजे राजू शेट्टी महाविकास आघाडीत येऊन घातलेले द्यायचं चाललेलं आहे का? ऐसी चर्चा है ओके. कि वो हमारे साथ आएंगे और इसीलिए लास्ट टाइम उन्होंने जो सांगली पे क्लेम किया था और हमारे कैंडिडेट को ही लड़ाया था उनके चिन्ह में, तो इस बार कड़क से राजू शेट्टी के लड़ने की महाविकास आघाड़ी के साथ बात है. अब फाइनल जब स्वरूप लेगा तब. और इधर तो अब सोलापुर की सीट की चर्चा हम मांग कर रहे हैं ना. राजू शेट्टीचं जसं हातकणंगले नाव आहे तसं छत्रपती शाहू महाराजांचं कोल्हापूरमधून आहे आणि तेही काँग्रेसमधून एक ऐसी चर्चा है. चर्चा आहे. शरद पवार यांनी सुद्धा 8 दिवसापूर्वी त्याबद्दल भेट घेतली होती. क्या शरद पवार. हिंदी में बोली. शरद पवार शरद पवार ने शाहू महाराज की डेट दी थी. बीते 8 दिन पहले. तो एनसीपी में जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे? वो पता नहीं है, वो अभी क्या होगा वो आपका जब रिजल्ट निकलेगा सीट का तब पता चलेगा. लेकिन सोलापुर कांग्रेस लड़ेगी. सोलापूर पुन्हा पुन्हा भी